राजकुमार का जन्म वृषभ राशि में हुआ और बैल और बाघ शत्रु हैं, अर्थात मृत्यु बाघ से आएगी। उसने समझाया। ओ माय गॉड, इसका मतलब मेरी सिया है तो मेरी शेर से आएगी। अपनी भी राशि अकॉर्डिंग टू देख लो कितने तुम्हारी मृत्यु आएगी। ज्योतिष की एथिक्स ऐसी। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर आपको शायद ये सोच रहे होंगे कि सिंहासन पर जो उत्तराधिकारी राजकुमार बाघ शब्द सुनकर शायद कांप गया हो, इस तरह की जो कोई बात ना सुनी हो। तो राजकुमार को जैसे ही इस शब्द को बोलते हुए सुना तो वो गहरी आवाज में गुर्राया। आपके होठों से भयंकर शब्द निकले। मतलब जो राजकुमार जिलानी जंग जंग बहादुर थे, उनके होठों से क्या हुआ? भयंकर शब्द निकले। बाघ सावधान हो जाओ, बाघ सावधान हो जाओ। भैया जितने भी मतलब गुर्रा कर बोल पाओ तो बोल के दिखाओ। मैं तो ज़्यादा नहीं बोल पाई, बस बाघ सावधान हो जाओ, इससे तो नहीं हो सकता। ठीक है। यह जो वर्णन है मात्र एक ऐसी अफवाह हैं जो कि प्रतिबंधपुरम की में फैल गई। उसके बाद घटनाओं को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह बात सत्य पर आधारित थी। युवराज जंग जंग बहादुर प्रतिदिन लंबा और शक्तिशाली होता गया और घटनाओं के अतिरिक्त उसके बचपन में जो कोई चमत्कार नहीं हुआ। मतलब जैसा कि ज्योतिष ने बोला था ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। लड़के ने अंग्रेजी गाय का दूध पिया और को अंग्रेजी महिला ने उसे पाला और बड़ा किया और इसी अंग्रेजी के द्वारा ही अंग्रेजी की शिक्षित हुई। अंग्रेजी फिल्म के अलावा और उसे कुछ नहीं देखना था। ठीक वैसे ही जैसे कि अन्य सारे भारतीय राज के युवराज करते थे। अर्थात जब वह 20 वर्ष का वयस्क हुआ, मतलब जवान हुआ, तो यह राज्य जो तब तक की कानूनी संरक्षणों के साथ था और उसमें हाथ में आ गया था। अब जब राज्य के प्रत्येक व्यक्ति ज्योतिष की भविष्यवाणी को याद कर रहे थे, बहुत से लोगों ने उसकी चर्चा करते देखा। धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों में पहुंच गई। ओ माय गॉड, महाराजा के कानों में पहुंच गई। जब महाराजा के कानून पहुंच गई तो प्रतिबंधपुरम के राज्य के अनेक जंगल थे, उनके अंदर बाघ रहते थे, यानी कि शेर चीता रहते थे। शेर नहीं कहेंगे, चीता रहते थे। महाराजा को यह कहावत पता थी कि आत्मरक्षा के लिए आप किसी भी गाय को मार सकते हैं। आत्मरक्षा के लिए निश्चित रूप से बाघ को भी मारने की कोई ऐतराज नहीं हो सकता। और महाराजा ने बाघों का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। ले भैया, गाय से चीता को मार दिया। क्या सोच है इनकी। चलो स्टार्ट नाउ। महाराज तब सीमापुर से अतिरिक्त उत्तेजित होकर उठे और उन्होंने अपना पहला बाघ मारा और शाही ज्योतिष को बुलाया, मृत पशु को दिखलाया। बट आप क्या कहते हो, बोलो, आप क्या कहते हो? आप बोला, महाराज आप बिल्कुल इस तरह से चाहे मान लेते 99 बाघ मार सकते हैं, पर ज्योतिष धीरे धीरे बोला, क्या निर्भर करते हो, निर्भय होकर बोलो। पर 1.25 बाघ के बारे में आपको बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर 1.25 बाघ भी मार दिया जाए तो तब तो मैं ज्योतिष की अपनी सारी पुस्तकें फाड़ दूंगा और उसमें आग लगा दूंगा और मैं अपनी चोटी कटाकर सिर पर बाल कटवा दूंगा और बीमा एजेंट बन जाऊंगा। ज्योतिष की आसंकत बात कही। मतलब कि आप समझ रहे हैं ना। मैं फिर से, मैं आवाज़ पता नहीं कहाँ चली गई, सॉरी। देखिए, महाराज ने क्या कहा कि भैया मैंने तो बाघ मार दिया है। तो ज्योतिष ने बोला, ठीक है भैया, आप 99 बाघ मार सकते हैं, बट 100 वाला जब आप मारेंगी ना तो थोड़ा सावधान होकर रहिएगा। कहीं अगर मैं 100 भी मार दूँ तो ठीक है भैया, मैं अपनी सारी जो बुक्स हैं वो फाड़ दूंगा, उसमें आग लगा दूंगा और मैं अपनी चोटी भी कटवा दूंगा और सिर कटवा कर आप क्या बीमा एजेंट बन जाऊंगा। ज्योतिष ने बोला ये बात।
ओफो, जब ये बात बोला तो उसी दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सारे बाघों के लिए उत्साह का माहौल हो गया। और राज्य में महाराजा को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बाघ के शिकार का प्रतिबंध लगा दिया गया। और कानूनी अपराध इस आशय में घोषणा की गई थी कि अगर किसी भी व्यक्ति ने बाघ की तरफ एक पत्थर भी फेंका ना, या पत्थर फेंकने का साहस किया ना, तो उसकी सारी धन संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ले भैया, अलग ही सपट्टा लगा हुआ रखा है। महाराज ने प्रतिज्ञा की कि वो 100 बाघ को मारने के लिए सारी दूसरी बातों पर ध्यान देंगे। मतलब पहले वो मार लेंगे, फिर और कोई काम करेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ बोलो, समझ रहे हो तो ठीक है। और जब ये बात होती है तो प्रारंभ में लगता है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राजा ठीक गति से जुट गए। ऐसा नहीं है कि उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। अक्सर ऐसे अवसर भी आए जो गोली का निशाना चूक जाता तो बाघ उनके ऊपर छलांग लगा देता, और खाली हाथ उस जानवर से लड़ना था। और हर बार जीत जाते महाराज की ही होती, मतलब हर बार जीत जाते और जीत महाराज की ही होती थी। वाह क्या महाराज थे! फिलहाल महाराज भी अच्छे थे यार। मान लेते बंदूक चूक गई तो बाघ को मार डालेगा ना, मगर वो फिर भी बच जाते थे। सही बात, ज्योतिष की कहावत सही थी कि 100 वाले में शायद मर जाए। फिलहाल अभी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट, कंटिन्यू। तो एक दिन मौके पर उसने सिंहासन खोड़ देने का खतरा था। उसको लगा कि यार कहीं मैं अपना राज्य खो ना दूं। एक उच्च जो ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम की यात्रा पर आए थे। उसने बाघ का शिकार करने का बहुत शौक था, और इससे कि अधिक शौक उसको दूसरे के द्वारा मारे गए बाघ के साथ फोटो खिंचवाने का था। वह प्रतिबंधपुरम में बाघ का शिकार करना चाहता था, पर महाराज के फैसले पर अड़े थे और उसने अनुमति देने का इनकार कर दिया। मैं किसी भी शिकार का आयोजन कर सकता हूँ, आप सुअर के शिकार पर जा सकते हैं। मतलब कि महाराजा ने बोला ब्रिटिश अधिकारी से कि मैं किसी भी शिकारी का आयोजन कर सकता हूँ आपके लिए। आप चाहो तो कि सुअर के शिकार पर जा सकते हैं, आप चाहो तो चूहा के शिकार पर जा सकते हैं। चूहा, ओ माय गॉड, चूहे का भी शिकार, ठीक है। आप चाहो तो मच्छर, ओ माय गॉड, इससे भी छोटा मच्छर का शिकार भी कर सकते हैं। पर बाघ का शिकार असंभव है। ओ माय गॉड, मच्छर को मारने की अनुमति है बट बाघ को मारने की नहीं। ओ माय गॉड, राजा भी बहुत अकड़ू थे, घमंडी। चलो मत कंटिन्यू। ब्रिटिश अधिकारी ने बोला कि सचिव ने महाराज के ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने महाराज के दीवान के द्वारा भेजे गए संदेश की, जो स्वयं को बाघ नहीं मानना चाहता था। वास्तविकता शिकार महाराज ही कर सकते थे, जो कि महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाघ जो कि मृत शरीर के ऊपर खड़े होकर बंदूक हाथ के लिए एक अपना फोटो खिंचवा ले। मतलब उसने बोला चलो ठीक है, बाघ जो है ना वो शेर, सॉरी चीता, उसको मारना है मार ले, बट मुझे तो एक फ़ोटो खिंचवानी है, मैं फ़ोटो खिंचवा लेती हूँ। पर महाराज का यह प्रस्ताव भी तैयार नहीं था। अगर इस समय एक नरम पड़ गए होते तो क्या वो होगा। दूसरे ब्रिटिश अधिकारी बाघ का शिकार के लिए यहाँ आएंगे। उन्होंने सोचा अगर मैं इसको मतलब बाघ का फ़ोटो खींचने देता हूँ मरे हुए बाघ का, तो फिर और लोग आएंगे और वो लोग ये भी कहेंगे कि लाओ मुझे शिकार करना है, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी का एक इच्छा पूर्ति को रोका था। महाराज को अपने राज्य चले जाने का एक खतरा भी था। उन्होंने सोचा कि हमने ब्रिटिश को रोक दिया है, ब्रिटिश अधिकारी को, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा राज्य चला जाए। ऐसा जब सोच रहे थे तो इस विषय पर महाराज और दीवान ने जो विचार विमर्श किए, और परिणाम स्वरूप कलकत्ता में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी के जो जौहरी के पास तुरंत एक तार भेजा गया। एक एक अलग अलग डिज़ाइन, आकृति, हीरे की महंगी अंगूठियों के नमूना भेजे। करीब 25 अंगूठियाँ आईं। कितनी आई ये याद रखिएगा आप लोग, 25 अंगूठियाँ आईं। महाराज ने सारी की सारी उस ब्रिटिश अधिकारी की सुयोग्य पत्नी के पास भेज दी, और राजा और मंत्री की आशा यह थी कि जो
दुराई सेनी से ना एक मतलब एक अंगूठी शेष वापस भेज देंगी। मतलब उन्होंने सोचा, मगर तुरंत ही उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी भेजी गई जो भेंट है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ले भैया 25 अंगूठी गई। अब जब ऐसा हुआ, किसकी गई? हीरे की महंगी अंगूठी थी 25। सोचो भैया एक नहीं मिल पा रही हमको। ठीक, कोई बात नहीं, स्टार्ट नाउ। और 2 दिन के अंदर ब्रिटिश जौहरी के 3 लाख का बिल गया और महाराज खुश थे। हालांकि 3 लाख रुपए चले गए थे, उसका राज्य उसके पास ही रह गया था। मतलब कि महाराज थोड़े खुश भी थे, थोड़े दुखी भी थे। यार 3 लाख रुपया चले गए, बताओ। कल ही फोटो खिंचवा देते तो शायद ना जाते, मगर फिर भी उनको शान ना घट जाए। तो भैया कोई बात नहीं, चलो कंटिन्यू। तो महाराज के बाघ के शिकार का अतिरिक्त सफल होते रहे। 10 वर्ष के अंदर वह 70 बाघ मार सकते थे और उन्होंने 10 वर्ष के अंदर 70 बाघ मार भी सके। तब अप्रत्यक्ष कठिनाई के लक्ष्य का विराम दिया और प्रतिबंधपुरम की जंगल की बाघों की वो जो होता है आबादी समाप्त हो गई। मतलब 70 जो थे बाघ मार दिए तो उनकी जो आबादी है वो खत्म कर दी। एक पहले मारा था, 71 हो चुके थे। मतलब कि 71 बाघ अभी तक मारे उन्होंने। कौन जाने बाघ के परिवार का नियोजन अपना लिया या आत्महत्या कर ली। मतलब सोचे कि भैया कौन जानता है, किसी के परिवार को पता होगा कि पता नहीं उन्होंने अपने आत्महत्या तो नहीं कर ली। बाघ कौन आत्महत्या करेगा यार। फिर भी पता नहीं कैसी कैसी स्टोरी बना देते होते। कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करने रहो। बस उस समय राज्य से भाग जाना, क्योंकि वे अंग्रेजों के द्वारा मारे जाना ही पसंद करते थे। एक दिन महाराज ने दीवान को बुलाया। दीवान साहिब, क्या आपको ये नहीं पता कि मेरी इस बंदूक से अभी 30 बाघ मारे जाने बाकी है भैया। 17वां मरा था, 70वां मरा, मतलब कि 70 मरे थे भैया। ये हमने 71 बता दिए। वो एक पहले मतलब कि 69 इस बार मानी, एक पहले 70 भैया बाघ मार दिए, अभी 30 बाकी है। आपकी बंदूक लहराते हुए उसने पूछा। बंदूक देखकर कांपते हुए दीवान की चीख पड़ा, महाराज मैं बाघ नहीं हूँ, महाराज मैं बाघ नहीं हूँ। कांपा। कौन बेवकूफ तुझे कह रहा है बाघ? अरे नहीं नहीं, अरे मैं बंदूक नहीं हूँ। दीवान साहेब आप ना बाघ है ना बंदूक। मैंने आपको किसी और मतलब यानी कि अन्य कार्य से बुलाया है। मैं शादी करने का निश्चय किया है। मैंने शादी करने का निश्चय किया है। दीवान और भी हकलाने लगा, महाराज मेरी पहले से ही 2 बीवियां हैं और अगर मैं आपसे शादी कर लूं तो बेवकूफ़ी। महाराज बोले, बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? मैं एक बाघ चाहता हूँ। महाराज कृपया इस बारे में विचार कर ले। आपके पूर्वजों का विवाह तलवार से हुआ था, आप चाहे तो बंदूक से विवाह कर लें। इस राज्य के एक बाघ को जो राजा ही काफी है। मतलब आप एक बाघ रानी की आवश्यकता नहीं है। ओह माय गॉड, कितना फनी है ना। सोचिए, महाराज बुलाते हैं तो दीवान साहिब को, तो कहते हैं कि भैया बंदूक, तो कहते नहीं भैया ना मैं बंदूक हूँ ना मैं बाघ हूँ। वो शादी करने के लिए सोचता है, मगर वो कहता है कि भैया मुझे एक राजकुमार से शादी करनी है। महाराज जोर से हंस पड़े, बोले ना तो मैं बाघ से और ना तो मैं बंदूक से विवाह करने का विचार कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक मानव समाज से किसी एक लड़की से, यानी कि पहले आप दूसरे पड़ोस राज्य में जाएं और बाघ का पता लगाएं। इसके बाद आप यह भी पता लगाएं कि बाघ की एक विशाल संख्या वाले एक शाही परिवार में कोई लड़की है जिससे मैं विवाह कर सकूं। हो माय गॉड, वो सोच रहे हैं ऐसे इलाके में मेरी शादी हो जहाँ पर बाघ बहुत हो, ठीक है, ताकि मैं वहाँ पर परिवार बसा सकूं। एंड दीवान ने उसकी आज्ञा का पालन किया, उसे एक सही राजकुमारी
ये एक लड़की ऐसे राज्य में मिल गई जिसमें बाघ का एक विशाल संख्या थी। महाराजा जंग जंग जब भी ससुराल के यहाँ जाते 5 या 6 बाघ मार आते। इस प्रकार प्रतिबंधपुरम महल में जो बैठक खाने की दीवान थी, दीवारों का शोभा और बाघ की खाल बढ़ रही थी। देखो, महल में बाघ की खाल लगा रहे थे। चलो कोई बात नहीं। महाराज की चिंता तब जनून बन गई जब 100 की संख्या प्राप्त करने के मात्र बाघ, एक ही बाघ की कमी रह गई थी। मतलब उन्होंने 29 बाघ वहां पर भी मार दिए अपने ससुराल में। 70 वो पहले मार चुके थे, 29 उन्होंने मार दिए अपने ससुराल में। अब बचे एक बाघ। जब उनकी एक बाघ मार गए तो यह भी स्वप्न का उनका मस्तिष्क में सारे दिन छाया रहता कि रात्रि में यह स्वप्न आता कि अब तक उनके ससुर के यहाँ भी बाघ का जो वन है वो खाली हो चुका है और किस जगह का पता लगाएं जहाँ असंभव नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा तो है नहीं, कहीं मिल नहीं रहा मुझे बाघ, और मेरे ससुर के यहाँ भी मतलब बाघ खत्म हो गए। अब हम क्या करें। प्रतिबंधपुरम के 70 मार दिए और कहाँ मारे थे, मतलब अपने ससुराल में भी 29 मार चुके थे। अब वो सोच रहे थे एक कहाँ मिलेगा। परंतु उस दिन अंतिम बाघ से उसे एक बड़ा सावधान रहना होगा। ये भी सपना है। स्वर्गीय प्रभु का आशीर्वाद और स्वर्गीय प्रमुख ज्योतिष ने कहा था 99 बाघ मारने के पश्चात महाराज को सवा के सावधान रहना चाहिए। काफी सच। आखिरकार एक जंगली जानवर था, किसी भी उसे सख्त रहने चाहिए था। पर 100 सवा मतलब बाघ कहाँ मिलना था। जिंदा बाघ के स्थान पर लगा था। बाघ का दूध मिलना अधिक आसान था। उन्होंने सोचा बाघ का दूध मिलना अधिक आसान था। जब ये बात हुई तो इस प्रकार महाराज दुखी में डूब गए। पर शीघ्र ही वो खुशखबरी आई कि जिसे सारे दुख मिट दिए और उनके अपने ही राज्य में एक पहाड़ी गांव में भेड़ जल्दी जल्दी गायब होने लगे। पहले से ये सुनिश्चित किया गया था कि कम जो था मियाँ साहेब या कि वीर स्वामी नायिका का ना तो था और ये दोनों भेड़ की पूरी निकल रहा था। निश्चित ही ये काम किसी बात का था। राजा ने सोचा गांव के शीघ्र महाराज को सूचित किया जाए। दौड़े। महाराज ने उस गांव को 3 वर्षों के लिए सारे कारों मुक्त कर दिए, मतलब कर्जा मुक्त करने की घोषणा की थी। तुरंत शिकार के लिए चल पड़े। बाघ आसानी से नहीं मिला। लगता था कि जानबूझकर अपने आप को छिपा लिया ताकि महाराज की इच्छा का मजाक उड़ सके। महाराज ऐसे सोचते हैं कि वो जानबूझ के छिप गया ताकि मैं अपनी इच्छा का मजाक बन जाए, मेरा सब लोग मजाक बनाए कि वो भैया सवा बाघ नहीं मर पाया। महाराज भी उतने ही निश्चित मन से उन्होंने बाघ को न मिलने का जो जंगल छोड़ दिया और जाने का इनकार कर दिया। बाघ को न मिलने पर जंगल छोड़कर जाने का इनकार कर दिया। जोए जोए दिन गुजरते महाराज का गुस्सा और जिद खतरनाक रूप से बढ़ती गई। उस अधिकारियों को नौकरी चली गई। मतलब जो लोग बाघ नहीं पकड़ते थे उनको निकाल दिया गया। जो बाघ के बारे में पता लगा के नहीं बताते थे कि कहाँ है उनको निकाल दिया गया। बहुत सारे जो अधिकारी थे उनकी भी नौकरी चली गई थी। एक दिन जब उसका क्रोध चरम सीमा पर था तो महाराज ने दीवान को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि जमीन का लगान तुरंत ही दुगना कर दे। लोग असंतुष्ट हो गए। तब हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा या हो चुका होगा या हो जाएगा, सॉरी। तो उस स्थिति में आपको अपने पद पर शायद इस्तीफा देना चाहिए। राजा ने कहा। दीवान इस निश्चित मन के साथ घर लौटा। अगर महाराज को शीघ्र ही बाघ नहीं मिला तो इसका परिणाम विनाशकार हो सकता है। उसे लगा कि जीवन के जैसे जैसे फिर से लौटते आया। उसने कहा बाघ को देखा
और मद्रास के जो पीपल पार्क से लाया गया था और उसके घर में छिपा हुआ था। आधी रात को जब नगर शांति की नींद सो रहा था तो दीवान और उसकी बुजुर्ग पत्नी बाघ को खींच कर कार तक लाए। अरे भैया, दीवान जवान था क्या जो उसकी बुजुर्ग पत्नी? पता नहीं, इस बात का पता लगा के मुझे बताना, ठीक है। तो धक्का देकर सीट पर चढ़ा दिया। दीवान खुद ही कार को लेकर चला कर गया और एक जंगल तक लाया। महाराज महाराज शिकार कर रहे थे, ऐसे बोला। महाराज महाराज तुम अगर महाराज शिकार कर रहे थे। जब वे जंगल में पहुंचे तो बाघ ने सत्याग्रह कर दिया, कार से उतरने का इनकार कर दिया। जब वे जंगल में पहुंचे तो बाघ ने सत्याग्रह कर दिया और कार से उतरने का इनकार कर दिया। जानवर को बाहर निकालकर जमीन पर ढकेलने को अप्रत्यक्ष रूप से मतलब बहुत सारे कोशिशें की गई, प्रयत्न किया गया। फिर दीवान पूरी तरह से थक गया था। अगले दिन वो बाघ को घूमता हुआ महाराज के सामने आकर खड़ा कर दिया और बोला, मानो विनम्र सरवा से बोला कि प्रार्थना कर रहा हूँ मालिक, आपके लिए आदेश है। मेरे मालिक, क्या आदेश है बताइए? बोला कि प्रार्थना कर रहा हूँ मालिक, क्या आदेश है? आसीम प्रसन्नता के साथ महाराज ने जानवर के ऊपर ध्यान से निशाना लगाया। बाघ मरे हुए ढेर सा गिर गया। आई, मैंने सवा बाघ मार दिया, मैंने सवा बाघ मार दिया, मेरी कसम पूरी हो गई, मेरी कसम पूरी हो गई। ऐसे करके महाराज खुशी का ठिकाना ना रहा। बाघ को एक शानदार जुलूस की शक्ल में राजधानी में लाने का आज्ञा देकर महाराज जल्दी से अपनी कार में चढ़कर चले गए। महाराज तो खुश हो गए, भैया हमने तो सवा बाघ मार दिया, मैंने तो मार दिया, मेरी कसम पूरी हो गई। मानो इनकी कसम ही पूरी हो गई होगी, शायद भगवान जाने। ठीक है, ऐसा जब हुआ तो महाराज की जाने के बाद जो शिकारी था ना, वो बाघ को अधिक निकट से देखने गए तो बाघ घबरा कर अपनी आंख घुमाता हुआ और वापस उसकी ओर देख रहा था। लोगों ने यह जानकर कि बाघ मरा नहीं है, गोली तो छू के चली गई। मतलब यार, उसकी जो तेज गुर्राती हुई गोली मतलब मानसिक आघात मूर्छित हो गया था, वो बेहोश हो गया था। ओह माय गॉड। वो बेहोश शिकारी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने फैसला किया कि महाराज को ये बात पता ना चले कि इनका निशाना चूक गया था, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी नौकरी चली जा सकती है। एक शिकारी ने 1 फुट और दूरी पर निशाना लगाया और इस बार बिना चूके उसे मार दिया। शिकारी ने मारा था भैया सवा, ये भी याद रखना, कहीं भूल ना जाना, समझ रहे हो ना? चलो, फिर राजा की आज्ञा के अनुसार मृत बाघ की जुलूस की शक्ल में लाकर दफना दिया गया और इसके ऊपर एक जो समाधि बना दी गई। कुछ ही दिन बाद सोचो यार, किस्मत कितनी अच्छी थी, मरा नहीं फिर भी उसकी समाधि, वरना ऐसे तो फेंक दी जाती। उसने अभी देखो 99 मारे थे तो उसने अपने घर में महल में खाल लटका दी थी, उसकी समाधि बनवा दी। युवराज के लिए उसके पास समय नहीं था, पर अब महाराज ने अपने ध्यान बच्चों की ओर लगाया और उसके जन्मदिन पर कोई विशेष भेंट देना चाहता था। वह प्रतिबंधपुरम के बाजार में गया और हर दुकान पे तलाश की। मतलब कि जब उसने सवा मार दिया तो उसने सोचा कि यार अब तो मैंने मार दिया, अब तो दूसरे काम भी करने हैं, मुझे अपने बच्चे का भी ध्यान देना है। और उसी समय उनके बेटे का जन्मदिन था, तो वो हर प्रतिबंधपुरम बाजार में देख रहे थे, हर दुकान पे, किंतु कोई भी उपयुक्त वस्तु नहीं मिली। अतः अंत में उन्होंने किसी खिलौने की दुकान पर एक लकड़ी का बाग देखा और फैसला किया कि ये सर्वोच्च वेस्ट है। लकड़ी का बाग की कीमत केवल 9 पैसे थी, पर दुकानदार जानता थे कि अगर महाराज की इतनी
कम कीमत बताई तो आपातकालीन नियमों का कारण सजा पाएंगे। अंत में उसने कहा, महाराज, कारीगरी का यह एक अद्भुत दुर्लभ नमूना है। 300 रुपये का सौदा। बहुत अच्छे चाहिए। चलिए, ये हो गई युवराज के लिए काफ़ी अच्छी भेंट। राजा ने कहा कि और उसे अपने साथ उस दिन उस छोटे से लकड़ी के बाग से बाप बेटे खेलते रहे। उस दिन के बाद से मतलब युवराज और उनके महाराजा मतलब कि जिलानी जंग बहादुर दोनों ही लोग खेलते रहे, मगर इसी कारण जो किसी अयोग्य मतलब बढ़ई यानी कि खाती ने बनाया था, और इसकी जो सतह थी वो खुरदरी थी और लकड़ी के छोटे छोटे सफ़ेद टुकड़े उसके ऊपर जो लकड़ी की जो कीलें थी ना वो किसी तरह से खड़ी थी, और इसमें एक सफ़ेद टुकड़ा महाराजा के सीधे हाथ में चुभ गया था, राइट हैंड। फिर उसने अपने बाएं हाथ से निकाला और राजकुमार के साथ खेलता रहा। अगले ही दिन महाराज का सीधा हाथ संक्रमण हो गया, मतलब इन्फेक्शन हो गया, और 4 दिन में यह बढ़कर पिप से भर गया, घाव बन गया और उसके बाद पूर्व बाजू पर फैल गया। मद्रास के 3 प्रमुख शल्य चिकित्सक आए। सलाह मशवरा के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने का निश्चय किया। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने वाले 3 सर्जन जो कि बाहर आए, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और घोषणा की, ऑपरेशन सफल रहा, महाराजा मर गए। ये ले, ऑपरेशन सफल हुआ, महाराजा मर गए, ये कौन सा ऑपरेशन सफल हुआ? इस प्रकार सभी बाग ने ही राजा की आखिरी बदला ले लिया और उनकी कसम तोड़ दी और राजा मर गया। भैया 2 मिनट मौन धारण कर लो, राजा मर गया। चलो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। कैसे लगी वीडियो कमेंट बताओ।